ऐसे विद्यार्थी हम आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, आप पढ़ाई में अच्छी चलती होगी। और आपको तो विदित ही है कि हम आपके लिए आरआरबी की तैयारी करवा रहे हैं और हम एक तीर से तीन शिकार करवाने वाले हैं। तीन शिकार एनटीपीसी, ग्रुप डी, आरपीएफ, कांस्टेबल। और आपको पता होनी चाहिए कांस्टेबल एग्जाम 2 मार्च मतलब आज से स्टार्ट हो चुका है, जो चलेगा 20 मार्च तक। तो इन तारीखों के बीच में अगर आप एग्जाम, तो आपको देखना पड़ेगा कि पिछली भर्ती परीक्षाओं में किस प्रकार के प्रश्न आए थे, पीवाईक्यू। और हम बता चुके हैं कि एक तीर से तीन शिकार होने वाला, तीनों के नाम बता चुके हैं। और आप पढ़ना चाहते हो पिछले साल के प्रश्नों को, यहाँ पर हम मैथ भी कवर करवाएंगे, रीजनिंग भी कवर होगा। अब हम उन विद्यार्थियों को बता रहे हैं जो नए हैं, और जो विद्यार्थी हमें पर डे देख रहे हैं कंटिन्यू, उनकी बात अलग है, उन्हें पता है कि हम जानकारी क्या दे रहे हैं। लेकिन कुछ विद्यार्थी ऐसे होते नए होते हैं, उनको बताना पड़ता है कि चैनल में क्या रखा है, उनके पढ़ने लायक है नहीं, है कि नहीं। तो मैथ भी, रीजनिंग भी, तीनों विषय हम आपको कवर करवा रहे हैं, जाके देखें। और प्लेलिस्ट का नाम रहेगा रेलवे परीक्षा भर्ती 2025-26 एनटीपीसी, ग्रुप डी, आरपीएफ, कांस्टेबल करके डाला प्लेलिस्ट में। आप जाके देखिएगा, कम से कम 15+ वीडियो बन चुके हैं। तो मैथ्स का, रीजनिंग का, जीके का, और विश्वास के साथ पढ़ें। और हम आपको बता दें 2024 और 25 में एग्जाम हुए हैं ना, एएलपी टेक्नीशियन, जेई का, आरपीएफ, एसआई का, उन्हीं को हम ध्यान में रखते हुए आपको डाटा पिछले प्रश्नों को पीवाईक्यू निकाल कर पढ़ा रहे हैं। जो टॉपिक अभी वर्तमान में एग्जाम आए हैं ना, उन्हीं को ध्यान में रखते आपको पिछले पीवाई के प्रश्न उठा के बता रहे हैं। तो आप विश्वास के साथ पढ़ें, सही जानकारी, सटीक जानकारी मिलेगी। और देखिएगा, आप एग्जाम अगर एसआई का हो चुका है तो आपको पता होगा कि किस प्रकार के प्रश्न आए थे। तो उसी पैटर्न फॉलो करके 120 प्रश्नों का आपका पेपर आने वाला है। कांस्टेबल का पता होनी चाहिए, है कि नहीं। उनमें से आप पता होना चाहिए कि जो जीके जीएस का पोर्शन होता है 50 नंबर का होता है, तो बहुत मायने रखता है 50 नंबर, समझे। तो 50 प्रश्नों को बनाना है तो पढ़ना तो पड़ेगा ना प्रश्नों को पैटर्न। चलिए दिखाते हैं। और इसके पहले वीडियो आप नहीं देखे हैं मैथ्स का, रीजनिंग का, जीके जीएस का, एक बार विजिट कीजिएगा। और विजिट करके देखें, अगर आप अच्छा लगेगा तो ही आप कंटिन्यू देखिएगा, वरना कोई दिक्कत की बात नहीं है। जो व्यक्ति हमें देखेगा, समझेगा, पढ़ेगा, वही आगे बढ़ गया। चलिए अगला प्रश्न, पहला प्रश्न हम देख पा रहे होंगे इस पार्ट का। निम्नलिखित में से किसकी कमी से वर्धानता और कमजोर दृष्टि की समस्या उत्पन्न होती है। बहुत शानदार प्रश्न है। तो हमें पता होना चाहिए विटामिन ए। विटामिन ए की कमी होने पर क्या होता है विद्यार्थियों, वर्धानता मतलब जिसे हम कलर लेंस कहते हैं, कलर को पहचानने में समस्या होती है। कमजोर दृष्टि होता है, हम देख नहीं सकते अच्छे से, धुंधलापन दिखाई देगा, रंगों को पहचानना में समस्या होगी। तो ये आपकी किस कारण से होती है, विटामिन ए की कमी के कारण होती है विद्यार्थियों। और याद रखें, इसका रासायनिक नाम पूछे तो क्या बोलेंगे, रेटिनॉल। ये हमें शायद पिछले चैप्टर में पूछ चुका है, और पिछले वीडियो में जब बनाया हूँ मैं तुम्हें बताया हूँ, इसका नाम पूछा है, रासायनिक नाम क्या रहेगा, रेटिनॉल, है कि नहीं। चलिए इस प्रकार से प्रश्नों को पढ़ना चाहते हो तो लास्ट तक हम आपको ध्यान रखें, हर वीडियो में हम जीके जीएस का टॉप 20 प्रश्न दिखाते हैं, और 20 के 20 प्रश्न आपको इशारा करेंगे किस प्रकार के प्रश्न आए थे, और वही प्रश्न उसी टॉपिक से प्रश्न आएंगे, समझे। चलिए अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे। निम्नलिखित हस्तियों में से किसे कुष्ठ रोग उन्मूलन के क्षेत्र में योगदान के लिए 2018 में गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो हम पहले बता चुके हैं, पुरस्कारों संबंधी प्रश्न आएगा। हमें एक बार पूछा 2014 में किसे भारत रत्न दिया गया, हम क्या बोलते हैं, मदन मोहन मालवीय जी। उसी प्रकार से हमें 2018 की बात कर रहे हैं, गांधी शांति पुरस्कार किसे दिया गया था, और कारण बोले तो कुष्ठ रोग उन्मूलन के क्षेत्र में। तो ये रहेगा ऑप्शन पहला आपका, ओही ससाकावा, समझे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे विद्यार्थियों। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायतों और स्थानीय निकाय शासन से संबंधित प्रावधान शामिल है। सीधी बात, पंचायतों का उल्लेख या स्थानीय निकायों का उल्लेख आपको आर्टिकल नंबर भारतीय संविधान के कहाँ पर इंगित है या मिलता, तो याद रखेंगे आर्टिकल नंबर 243। बहुत शानदार प्रश्न है। और ग्राम पंचायत गठन की बात करें तो आपको होनी चाहिए पता, आर्टिकल नंबर 40। ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न है, इसको कई बार पूछा है। गठन की बात करें ग्राम पंचायत या स्थानीय निकायों की, तो याद रखें 40 रहेगा। और अनुच्छेद की बात करें 243 रहेगा, समझे। चलिए यहीं अगर आप पूछे कि ग्राम पंचायतों में कितने विषय होते, याद रखें 29 विषय। तो ग्राम पंचायत को 29 विषय पूर्ण करना होनी चाहिए। पानी, जल, विद्युत, रोजगार मेला इत्यादि, बैंक सुविधाएं उपलब्ध कराना, सब 29 विषय आपके शामिल होते हैं। चलिए अगला प्रश्न आप देख पा रहे हो, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के नीचे उत्कीर्ण सत्यमेव जयते। आप पता अशोक स्तंभ आपको, हाँ जस्ट इसके हमने पिछला जो पार्ट कवर करवाया वहां हमें बोला था सिंह चतुर्भुज स्तंभ कहाँ है, हमने बोले थे सारनाथ। जा जो 4 सिंह वाला मुख है वही तो भारत का क्या है,
राष्ट्रीय प्रतीक है। अब उससे संबंधित प्रश्न पूछते इसलिए तो बोलते हैं संबंधित ऐड अगर जानकारी पढ़ना चाहते हो तो कमेंट कीजिएगा, बाकी हम थोड़ा थोड़ा ऐड जानकारी बता देंगे। और आपका भी फर्ज बनता है कि जो प्रश्न आया है उससे आप टॉपिक उठा उठा के पूरा पढ़ डालिएगा, अगली बार एग्जाम से उससे संबंधित प्रश्न आए तो बना पाओ। तो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह का नाम क्या है? अशोक स्तंभ है, जिसका प्रश्न हमें कल ही बोला था। अशोक स्तंभ में क्या है? सिंह चतुर्भुज, चार भुजा वाला, चार सिंह के भुजा वाला क्या है? अशोक स्तंभ है, जिसे सम्राट अशोक ने बनवाया था, जो कहाँ पर है? सारनाथ में, जिसकी जानकारी हम कल वाले वीडियो में बता चुके हैं। लेकिन हमें बोल रहा है जो राष्ट्रीय प्रतीक के नीचे लिखा रहता ना सत्यमेव जयते, यह शब्द कहाँ से लिया गया है? ये बात कर रहा, याद रखेंगे, मुंडक उपनिषद, समझे कहाँ से लिया गया है? मुंडक उपनिषद से लिया गया है सत्यमेव जयते, और सारनाथ में स्थित है राष्ट्रीय प्रतीक। चलिए, बहुत शानदार प्रश्न आया है, संविधान का प्रश्न है, ध्यान रखिए। इसके पहले हमें आर्टिकल नंबर 243 आया। 243 क्या बताता है? स्थानीय निकाय एवं ग्राम पंचायतों का उल्लेख है। और 40 अनुच्छेद में क्या है? ग्राम पंचायत गठन है, 29 शामिल होते हैं। चलिए, उसी प्रकार से हमें बोल रहा है 1942 में किस प्रधानमंत्री के निर्देश अनुसार क्रिप्स मिशन भारत आया था? यहाँ इतने सारे प्रश्न बन सकते हैं, आपको बता दें हम। देखिएगा, क्रिप्स मिशन कब आया था? 1942 में आया था। प्रश्न बन चुका ना, बनता है और बनेगा। तो क्रिप्स मिशन कब आया था? भारत में 1942 में आया था, पहली बात हो गई। नेक्स्ट, किसके निर्देश पर आया था? ये पूछ रहा था कि विंस्टन चर्चिल। बहुत शानदार प्रश्न है। अगर आप बोले कि जब क्रिप्स मिशन भारत आया था उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? याद रखेंगे, पीएम कौन थे? विंस्टन चर्चिल। तो ये प्रश्न भी बनता है कि जब क्रिप्स मिशन भारत आया 1942 में तो तत्कालीन पीएम ब्रिटेन कौन थे? विंस्टन चर्चिल। ये पूछ लेगा। या वही बोला हमें किसके निर्देश के बाद उन्हें पहुंचाया गया था, तो अभी क्या बोलेंगे? विंस्टन चर्चिल। यहाँ निर्देश के बाद पूछ रहा है किसके निर्देश पर आया था, तो विंस्टन चर्चिल। उस समय पीएम कौन था? विंस्टन चर्चिल। कब आया था? 1942 में आया था। कहाँ पर आया था? भारत में आया था, समझे। चलिए, ये आपका आंसर है विद्यार्थी, ऑप्शन नंबर आप सेकेंड। चलिए, अगला प्रश्न आप देख पा रहे हैं, भूगोल का प्रश्न आया है। भारत और चीन के बीच स्थित काराकोरम दर्रा नामक पहाड़ी दर्रा इनमें से किसके निकट स्थित है? देखिएगा, तो आपको समझ जाना है कि दर्रा का भी प्रश्न आएगा। दर्रा जितने भी हैं, लांगचा दर्रा ना, लिपुलेख दर्रा, तो जितने ही दर्रा उत्तराखंड में है, ओके, हिमाचल प्रदेश में है, जितने भी दर्रे आपको है हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर में है, लद्दाख में, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश में है कि उत्तराखंड में है, तो सभी दर्रों को आपको पढ़ना पड़ेगा। तो याद रखें, भारत और चीन के बीच स्थित दर्रा का नाम क्या है? काराकोरम दर्रा है। ये बोल रहा किस पहाड़ी के निकट? याद रखें, कारगिल, समझे। और आपको बोला जाए कि भारत और चीन के बीच कौन सा दर्रा, क्या बोलेंगे? काराकोरम दर्रा, जो पड़ता है कारगिल पहाड़ी के बीचों बीच, आसपास, समझे। चलिए, अगला प्रश्न देखिएगा। पश्चिम बंगाल में मई 2020 में आए चक्रवात अम्फान का उद्गम स्थान कौन सा था? तो इस प्रकार से हमें नवीनतम जानकारी रूप में ये पूछ रहा है, उस समय का करंट पर का प्रश्न था, तो 2020 में। तो आपको आने वाले चक्रवातों के बारे में पढ़ना पड़ेगा कि कौन सा चक्रवात आया था, उसका नाम क्या रखा गया था, किस देश ने रखा है कि नहीं, और किस क्षेत्र में आया था। तो ये बात हमें प्रश्न समझा रहा है। याद रखेंगे, जो पश्चिम बंगाल जो भारत का पूर्व में स्थित राज्य है, वहाँ एक चक्रवात आया जिसका नाम क्या रखा गया था? अम्फान, समझ आएंगे इस बात को लेकर। अम्फान, इसका उद्गम स्थल क्या था? बंगाल की खाड़ी में। क्या पता है कि पश्चिम बंगाल किधर पड़ता है? बंगाल की खाड़ी में पड़ता है ना। तो आप खुद दिमाग लगा सकते थे, बंगाल की खाड़ी किधर पड़ता है? पश्चिम बंगाल तरफ। तो पश्चिम बंगाल बंगाल की खाड़ी के एरिया में स्थित है, तो जो चक्रवात आएगा वहीं पर आएगा, उसका नाम क्या था? अम्फान। चलिए, अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, जो आपका भूगोल का प्रश्न आया। इसके पहले भूगोल का प्रश्न था चक्रवात वाला, इसके पहले भी आपको दर्रा पूछा था। काराकोरम दर्रा भारत और चीन के बीच में है, लेकिन किस एरिया में पड़ता था? बोले कारगिल। अब इनमें से कौन सा ग्रह दक्षिणावर्त दिशा में घूमता है? अब आप बताऊँ, दक्षिणावर्त दिशा में घूमता कह रहा है, याद रखें, शुक्र, ठीक है। शुक्र एक ऐसा ग्रह है जो दक्षिणावर्त दिशा में घूमता है। मतलब क्या होता है? क्या घड़ी की दिशा में ऐसा ऐसा घूमे? कौन घूमता है? और बाकी क्या होते हैं? उल्टे घूमते हैं, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। जब आपका क्लॉकवाइज घड़ी दिशा में और उल्टा घूमेगा तो उसे एंटी क्लॉकवाइज कहते हैं। तो आपका शुक्र ऐसा ग्रह है जो कैसा घूमता है? दक्षिण, मतलब क्लॉकवाइज, घड़ी की दिशा में। हमें बता दिया कि ग्रहों से संबंधित प्रश्न भी आएगा। और याद रखें, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति है।
है कि नहीं। और अगला प्रश्न देखिएगा, हमें अब संबंधित खिलाड़ी के बारे में पूछ रहा है। इन निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने तैराकी में सर्वाधिक ओलंपिक स्वर्ण पदक जीते? ध्यान रखना, तो अभी तक सर्वाधिक पदक जीतने वाला तैराक में कौन है? माइकल फेल्प्स, ठीक याद रखेंगे। जी कहाँ के रहने वाले हैं? अमेरिका के। बहुत शानदार प्रश्न है और कई बार इसको पूछा जा चुका। तो हमें ओलंपिक खेल संबंधित प्रश्न पूछा है, इसके मतलब ये हुआ कि हमें अगली बार फिर पूछेगा। तो ओलंपिक पढ़ लीजिएगा। ओलंपिक जो विश्व जगत का सबसे बड़ा खेल महोत्सव कहलाता है, इसी खेल महोत्सव में तैराकी में स्वर्ण पदक सबसे अधिक किसने जीता है? माइकल फेल्प्स। और जी कहाँ अमेरिका के रहने वाले हैं। और ध्यान रखें विद्यार्थी, उन्हें इनका जो छाप नाम वो क्या है? फ्लाइंग फिश। क्या है? फ्लाइंग फिश, याद रखेंगे। फिश मीन होता मछली, तो इनका जो छाप नाम वो क्या रखा गया? फ्लाइंग फिश। चलिए, और अगर हम बात करें विश्व जगत का सबसे बड़ा खेल का नाम क्या है? ओलंपिक है, जो 1896 चालू हुआ है और 1900 में हमारा भारत शामिल हुआ था। ठीक है, 1896 में चालू हुआ है, 1900 में भारत शामिल हुआ, मतलब पहला क्रमांक, दूसरा क्रमांक। और रही बात, और हमें अगर बोला जाए कि भारत ने सबसे अच्छा प्रदर्शन किस ओलंपिक में किया था? अभी तक उन्होंने सिर्फ 2020 में ही किया है, जो कहाँ हुआ था? टोक्यो ओलंपिक में। टोक्यो ओलंपिक जो कहाँ पर, टोक्यो कहाँ पड़ता है? जापान। जापान में 2020 में होना था, लेकिन हुआ था 21 में। क्यों हुआ था? कोरोना काल के कारण। तो बगल में पेन कॉपी रख के बैठोगे विद्यार्थी तो आपका फायदा ध्यान रखें, इस वक्त ना भूलें। तो हम जो एड जानकारी बताएंगे आपको लिख के रखना है, क्योंकि प्रश्न बनेगा। चलिए अगला प्रश्न दिखाते हैं। अगला प्रश्न आप देख पा रहे हो, शानदार है। अभिज्ञान प्रौद्योगिकी में OMR का उपयोग, इसमें एम का पूर्ण रूप क्या है? तो है अभिज्ञान प्रौद्योगिकी की बात हो रही है, तो सूचना प्रौद्योगिकी प्रश्न आया है। OMR का उपयोग होता है, मतलब होता है OMR। आप तो जान OMR शीट होती है कि नहीं बताओ, इसमें आपको क्या करना पड़ता है? जो प्रश्नोत्तर होते हैं उनको गोला काला करना पड़ता है, वही शीट क्या कहलाता है? OMR शीट। ऑप्टिकल मार्कर रीडर क्या बोलते हैं? तो ऑप्टिकल मार्क रीडर हो गया। हाँ भाई, तो मार्क ठीक है जी, मतलब होता है चिन्हित करना। ठीक है, अब इसको फुल फॉर्म बता चुके हैं। ऑप्टिकल, ओ मतलब ऑप्टिकल, एम से मार्क, आर से रीडर। तो एम का पूर्ण रूप पूछा, अगली बार कुछ और पूछ ले। हम पहले बता चुके हैं कि पूर्ण रूप या संक्षिप्त रूप का आपको पूर्ण रूप बताने का प्रश्न आएगा। ठीक है, फुल फॉर्म। उसी प्रकार अगर आप OMR की बात करें तो ऑप्टिकल मार्क रीडर हो गया। ठीक है, चलिए, जो आपका ऑप्शन नंबर चौथा हो जाता है, क्योंकि एम का पूर्ण रूप पूछ रहा है। तो और हम बता चुके हैं ये होता क्या है, इसी के माध्यम से वर्तमान में कई भर्ती परीक्षाएं होती, जैसे MPPSC होता है, नहीं होता बताओ, प्री UPPSC प्री होता है, जिसे हम काला करते हैं ना बॉक्सों को। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, हॉर्नबिल त्यौहार एक प्रसिद्ध आदिवासी त्यौहार है। ध्यान रखेंगे, अगर बोल देगा हॉर्नबिल किस समाज का त्यौहार, तो क्या बोलेंगे आप? आदिवासियों का। लेकिन यहाँ पूछ रहा है भारत में इनमें से किस पूर्वोत्तर राज्य मनाया जाता है, तो हमें बोल रहा है किस राज्य मनाया, याद रखेंगे नागालैंड में। और कौन सी आदिवासी जनजाति मनाते हैं? नागा। याद रखना ये बात भी, नागा जनजातियों द्वारा मनाए जाने वाला त्यौहार का नाम क्या है? हॉर्नबिल है, जो 1 दिसंबर को मनाया जाता है। आज कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को। तो 1 दिसंबर को प्रतिवर्ष नागालैंड सरकार द्वारा नागा जनजातियों के त्यौहार कौन? हॉर्नबिल को मनाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न, और 1 दिसंबर को नागालैंड का स्थापना दिवस भी होता है। चलिए अगला प्रश्न देख पा रहे होंगे। कुछ प्रश्न तो जब हम GD की तैयारी करवा रहे थे, आपको पता होनी चाहिए, जब आप GD की तैयारी कर रहे हैं तो उस समय में इतने सारे प्रश्न पढ़ाया था, GK/GS, मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी का। तो GK/GS और मैथ्स और रीजनिंग बोला था मैं कि आपको रेलवे में भी काम आएगा, और देखिए काम आ रहा है। जो प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, इसको मैंने वहाँ पर पढ़ाया था SST में GD के लिए। नीति आयोग का गठन खालिस्तान को किया गया था, याद रखेंगे, तो 1 जनवरी 2015 किया गया था। इसके पहले इसका नाम क्या था? योजना आयोग। याद रखेंगे क्या था? योजना आयोग। और अगर आप बोल दे कि इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो पदेन PM ही अध्यक्ष होगा, और उपाध्यक्ष निर्वाचित कौन करता है? PM ही करेगा। वर्तमान में कौन है? डॉक्टर सुमन बेरी। सुमन बेरी लड़की नहीं है, क्या है? लड़का है, याद रखेंगे। तो वर्तमान में अध्यक्ष कौन? श्री नरेंद्र मोदी जी। उपाध्यक्ष कौन? डॉक्टर सुमन बेरी। किसकी बात हो रही? नीति आयोग की। और हम बात करें योजना आयोग की, बात करें जो 15 मार्च 1950 की स्थापना हुआ था, इसी के स्थान पर आपने 1 जनवरी 2015 क्या बनाया? नीति आयोग। ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ इंडिया
ध्यान रखेंगे। इसका फुल फॉर्म अगर पूछे तो क्या बोलेंगे, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय, हिंदी में भारतीय राष्ट्रीय परिवर्तन संस्थान, समझे कि नहीं। चलिए, और आपको वही बोल लेता है कि नीति योजना आयोग बना था पहली बार, तो उसके अध्यक्ष कौन थे, तत्कालीन पीएम कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। भाई जो पीएम रहेगा पद वही क्या बनेगा, अध्यक्ष बनेगा। तो उस समय कौन थे योजना आयोग अध्यक्ष, नेहरू जी, और उपाध्यक्ष कौन थे आपके, गुलजारी लाल नंदा। तो आप जाने होंगे, सुने होंगे, पढ़ने वाले बच्चे तो आपको पता होगा नाम, नहीं पढ़ने वाले तो भाई कहाँ का नाम पता होगा आपको, है कि नहीं। फिर चलिए अगला पे लिखिएगा, लास्ट के 20 प्रश्न तक देखना विद्यार्थियों, इतना तो देता हूँ गारंटी कि फायदा होगा। देखिएगा, हम 3 परीक्षाओं के लिए चल रहे हैं, याद रखें। अगला प्रश्न देख पा रहे आप लोग। अब हमें साइंस का प्रश्न पूछ लिया है, पारा का समान नाम क्या है। ठीक है, तो जो पारा होता है जिसका उपयोग हम तापमापी, आप जानते होंगे तापमापी होता है जो आपका शरीर का ताप मापता है, उसमें हम इसका उपयोग करते हैं पारा का। और पारा का जो संकेत होता है वो Hg होता है। ठीक है, और रही बात, हमें बोल रहा पारा का समान नाम क्या, याद रखेंगे, क्विक सिल्वर। क्या बोलते हैं इसको, क्विक सिल्वर, क्विक सिल्वर, याद रखेंगे इस बात को। पारा का क्या है, समान नाम है, और Hg इसका क्या होता है, संकेत होता है, रासायनिक संकेत। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं, और कहाँ उपयोग करते हैं आप बता चुके हैं, तापमापी होता है थर्मामीटर, है कि नहीं, वहाँ पर हम इस पारे का उपयोग करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि यह क्या करता है, तापमान को ग्रहण कर फैलने का गुण पाया जाता है इसका, क्या, फैलने का। जितना तापमान मिलता रहेगा उतना ये फैलता ही रहता है। चलिए अगले प्रश्न एक बार आप लोग जाहिर अर्थशास्त्र का प्रश्न आया, देखिएगा, NSE शॉर्ट है जी, पूर्ण बोलेगा तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया। ठीक है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया, तो हम बोल सकते हैं राष्ट्रीय भंडार एवं परिवर्तन संस्थानों। ठीक है, राष्ट्रीय भारतीय परिवर्तन संस्थान, भंडारण परिवर्तन संस्थान कह सकते हैं भाई। तो ये है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया, ध्यान रखना। NSE शॉर्ट रूप भी दे देता है, NSE का मुख्यालय कहाँ है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है, तो आप क्या बोलेंगे, मुंबई, जो कहाँ पड़ता है, महाराष्ट्र। बहुत शानदार प्रश्न है, अनेकों बार पूछा जा चुका है। किस अध्याय किस टॉपिक का प्रश्न आप बोलेंगे, अर्थशास्त्र, समझे, वही पढ़ते रहो, हम आपको सिखा डालेंगे। देखिएगा अगले प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, हमें बोल रहा है साइंस का प्रश्न भी आएगा, इतिहास का भी आएगा, भूगोल का भी आएगा, राजनीति का आएगा, करंट अफेयर का आएगा, खेल का आएगा, सूचना प्रौद्योगिकी का आएगा, स्ट्रेटेजी की जैसा आएगा, है कि नहीं। सोडा, भाई 50 प्रश्न आने वाले हैं ना, तो सब तो देगा यहाँ हाथ में मिला के। सोडा वाटर में कौन सी गैस पाई जाती है, आप पता होगी। जब आप सोडा वाटर पीते हैं तो जब ढक्कन खोलते हो देख क्या निकलता है, झाग निकलता है, झाग, बताइए झाग निकलता है कि नहीं। हाँ, वो झाग निकलने के कारण क्या होता है, उसमें क्या पाया जाता है, CO2, मतलब क्या, कार्बन डाइऑक्साइड, समझे। तो सोडा वाटर आप जब उपयोग करते हो, जब जैसे आप पता होगा कि जब हम कई बार सोडा वाटर उपयोग करते हैं, अधिकांश से तो जो करते हैं, जो शराब पीते हैं तो वो सोडा वाटर उपयोग करते हैं, जब वो ढक्कन ओपन करते हैं तो एक झाग निकलता है, वो झाग निकलने के कारण क्या, कार्बन डाइऑक्साइड, समझे, याद रखिएगा। तो आप अगर उसको पी रहे हो, मतलब आप क्या पी रहे हो, CO2। चलिए अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, कान्हा टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है, मतलब सीधी बात, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है, तो हम बोल रहे हैं कान्हा टाइगर रिजर्व, क्योंकि यहाँ पर टाइगरों का रिजर्व किया जाता है, इसलिए कान्हा टाइगर की बात कर रहे हैं, याद रखें। जिसे हम कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं, जो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान, लगभग 990 किलोमीटर स्क्वायर फैला है, समझे, याद रखिएगा, जो मध्य प्रदेश में है। और मध्य प्रदेश तो पता है भारत में कि मध्य में स्थित राज्य है, और राजधानी इसकी भोपाल। और ऐसे तो आपको पता ही होगा कि आप मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, हल्के फुल्के महाराष्ट्र, इन क्षेत्र के विद्यार्थी मेरे वीडियो देखते होंगे, क्योंकि मैं हिंदी भाषा से पढ़ा रहा हूँ। हिंदी भाषी वाले राज्य के विद्यार्थी ही देखते होंगे, अधिकांश मध्य प्रदेश होंगे, है कि नहीं। तो आप लोग कहाँ से वीडियो देख रहे हैं जरूर कमेंट कीजिएगा, जिससे हम आपको और अच्छे से प्रयास कर सकें भाई जानकर बताने का। वैसे तो हम प्रयास करेंगे भाई, कोई भी क्षेत्र के विद्यार्थी हो, आप चाहे किसी भी राज्य के हो, लेकिन कमेंट बॉक्स में बताइएगा आप हमें कहाँ से देख रहे हो और कहाँ से आप पढ़ रहे हो, और आप हम आपके लिए क्या फ़ायदेमंद चीज़ उपलब्ध करा पा रहे हैं या नहीं करा पा रहे, इस बात का भी अमल बताएंगे आप कमेंट बॉक्स में। चलिए, हमें उम्मीद है आपका कमेंट हमारा हौसला बढ़ाएगा कि आप हमें देख रहे हो, पसंद कर रहे हो। चलिए, और याद रखें, भारत में सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में। कितने हैं, MP, याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं, 12। चलिए अगला प्रश्न एक बार आप लोग,
भारत में इनमें से किस अनुवांशिक रूप से संशोधित जीएम फसल की कानूनन खेती करने की अनुमति दी गई है? तो आपको बता दें, हमें इसके पहले प्रश्न आया था, उसमें बोला था कि बीटी कपास किस प्रकार काम करता है। तो याद रखेंगे वो क्या काम करता है। बीटी कपास आपके लिए क्या काम करेगा, वो कीट रोधक क्षमता उत्पन्न करता है। क्या करता है? कीट रोधक। तो जिससे होता है बीटी कपास का उपयोग करोगे तो क्या होगा, वो कीड़ों को आने से रोकता है। तो वो क्या है, नए अनुवांशिक रूप से निर्मित क्या होता है, फसल है वो। तो यहाँ पर बीटी कपास का उपयोग बीटी कपास का आप उत्पादन कर सकते हो अनुवांशिक रूप से, क्या है जी, संशोधित फसल है, समझे, बीज है। इस प्रकार का प्रश्न आया है, देखिएगा। तो आपको सूचना प्रौद्योगिकी का प्रश्न है जी, आपका साइंस कैटेगरी का है। चलिए अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति कहाँ पाई जाती है? याद रखेंगे, ऑस्ट्रेलिया में पाई जाएगी। इसी प्रकार हमें एक प्रश्न और पूछा था विश्व जगत का कि जो होमो सैपियंस हैं उनकी जो जानकारी आपको कहाँ पर मिलती है, हमें क्या बोलते हैं, दक्षिण अफ्रीका है कि। उसी प्रकार से हमें बोल रहा है विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति तो कहाँ पाई जाती है? ऑस्ट्रेलिया में। याद रखेंगे। और ये बहुत शानदार प्रश्न है आपका, भूगोल का प्रश्न याद रखिएगा जी, विश्व भूगोल का है प्रश्न कह सकते हो आप लोग, कह सकते नहीं है भाई। तो विश्व भूगोल का प्रश्न आएगा, ये बात ना भूलें। चलिए अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर हमें प्रश्न कह रहा है, चीन ने अपने कृत्रिम सूर्य के लिए इनमें से किस तकनीक का उपयोग किया है? तो सूर्य ने क्या, चीन एक बहुत बड़ी हस्ती है, हस्ती नहीं, बहुत बड़ा एक देश है। जनसंख्या की दृष्टि में भारत किससे पहले आता है? क्योंकि हमारा भारत में 2011 में गणना हुआ था, उस समय भारत का क्रमांक चीन के बाद था, इसका क्रमांक पहला था और भारत का दूसरा था, है कि नहीं। लेकिन अभी वर्तमान में अगर गणना हो जाए तो भारत पहला हो जाएगा। कुछ आंकड़ों के अनुसार भारत का क्रमांक पहले आ गया है, लेकिन गणना होना 2026 में है, तब पता चल जाएगा कि भारत की गणना जनसंख्या है कितनी, क्रमांक क्या रखता है। तो चीन बहुत सूचना प्रौद्योगिकी में आगे है, साइंस के क्षेत्र, टेक्नोलॉजी क्षेत्र में। तो टेक्नोलॉजी की बात करें तो उन्होंने कृत्रिम सूर्य बना के रखा है। तो भाई चीन की राजधानी बीजिंग है, याद रखिएगा क्या है, बीजिंग है। और यहाँ क्या चलता है, युवान चलता है, मुद्रा। ये भी बहुत प्रश्न बन चुका है। राजधानी बीजिंग है, युवान चलता है, भारत के उत्तर पूर्व क्षेत्र में स्थित है और इसने कृत्रिम सूर्य का निर्माण किया है। इसने किस तकनीक से बनाया है? नाभिकीय संलयन। याद रखेंगे, नाभिकीय संलयन में भारी जल का उपयोग होता है, ड्यूटेरियम, जिसे क्या बोलते हैं भारी जल को, ड्यूटेरियम। तो भारी जल का उपयोग किया जाता है। ये प्रश्न बनता है कि भारी जल का उपयोग कहाँ करते हैं, क्या बोलेंगे, नाभिकीय संलयन में। नाभिकीय विखंडन अलग होता है, नाभिकीय संलयन अलग होता है। जब दो नाभिकों को आपस में मिलाकर जब ऊर्जा उत्पन्न की जाती है उसे हम नाभिकीय संलयन कहते हैं। जब विखंडन होता है नाभिकों का तो उससे हम नाभिकीय विखंडन कहते हैं। तो नाभिकीय संलयन में भारी जल का उपयोग होता है और इसी विधि का उपयोग करके चीन ने क्या बनाया भाई, कृत्रिम सूर्य बना डाला। देखिएगा प्रश्न आप देख पा रहे होंगे। और हम आपको बार बार कह रहे हैं कि आपको संक्षिप्त रूप से पूर्ण रूप बननी चाहिए। देखिए प्रश्न आपके समक्ष आ गया है, MCB का पूर्ण रूप क्या है? जब आपको बता रहे हैं तो आप समझिएगा, जो महत्वपूर्ण आ रहे हैं उनको पढ़ते रहे और बिल्कुल दिमाग में बैठा रहे, बगल में पेन कॉपी रख के बैठिएगा। अगर ऐड जानकारी बताए तो फट लिखिएगा और दिमाग में लिखना है, पेन और कॉपी में लिखना है, जिससे आप अगली भर्ती परीक्षा में उसको पेपर में जाके बना सको। अगर आप देख देख के पढ़ते रहोगे कुछ नहीं होने वाला। देखें, सुने, लिखें और रिपीट करें, रिवीजन। तो MCB का मतलब होता है भाई मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, ठीक है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर हो। इस प्रकार से हमने विद्यार्थी आपके लिए हमने टॉप 20 प्रश्न कवर करवाया है। मुझे उम्मीद है कि इन 20 प्रश्नों के माध्यम से आप अपनी तैयारी बेहतर करते होंगे और आशा कि आपने मुझे लास्ट तक देखा। अच्छी बात है, आप मुझे देख रहे हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मेरी वीडियो आप देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमें कमेंट बॉक्स कमेंट करना ना भूलें, जिससे हमारा हौसला बढ़ता है। हम आपके बेहतर बेहतर काम करके आपको जानकारी देते रहेंगे और आप लोग हमेशा पढ़ते रहे, अलाली ना करेंगे। अलाली करने से क्या हो सकता है, आपका नुकसान हो सकता है। और जो भी हम जानकारी पढ़ा रहे हैं आपको, विश्वास के साथ पढ़ें। आप कैसे पढ़ें, विश्वास के साथ। और कुछ भी समस्या हो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और हम पर डे कम्युनिटी पोस्ट डाल रहे हैं, वहाँ भी जाके प्रश्नों को देखें, बनाएं। और हम पर डे आपको मैथ्स का, रीजनिंग का जीके कवर करवाएंगे, चिंता ना करें आप। अब बस कांस्टेबल थोड़ा जल्दी पेपर हो गया, वरना हम इतने अच्छे तैयारी करवा देते, टेंशन ना लें आप लोग। कांस्टेबल का जैसे भी एग्जाम जा रहा है प्रयास कीजिएगा अच्छे देने का, लेकिन आप एग्जाम लेट है तैयारी करते रहें। NTPC और ग्रुप डी का तुम हैं, हम लोग इतना अच्छी तैयारी करवा देंगे विद्यार्थियों में, आप देखते रह जाओगे। चलिए, क्योंकि हमारे पास वक्त है, अभी एग्जाम डेट अभी मान लो 4-5 महीने डिले है, जब तक इतना पढ़ सकते हैं कि आप बेहतर कर सकते हो, है कि नहीं। चलिए
और लोगों के पास शेयर कर, जो पढ़ना चाहता है उसके पास जानकारी वो भी पढ़ सके आपके जैसा। चलिए, इस ग्रुप में पढ़ाना हमारा मकसद है। सबका विकास सबका